हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स के साथ। तो इनकेस अगर आप आईटी जैम, टीआईएफआर या फिर जेस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो गाइस ये लेक्चर आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। एंड इनकेस गाइस अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है और आप आईटी जैम, जेस या फिर टीआईएफआर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो गाइस आप हमारे फुल कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। लाइव कोर्सेज भी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है। और इन कोर्सेज के अंदर गाइस आपको सब कुछ मिल रहा होगा जो जो आपको चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो गाइस इस वीडियो के लिए साथ फिर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको पसंद आती है तो आप बैच के अंदर एनरोल भी कर सकते हो। और अभी कुछ वीडियोस और भी आएंगी राइट कंटिन्यूएशन में, तो आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हो। 3-4 वीडियो आराम से देखो। अगर आपको लेक्चर का फ्लो पसंद आ रहा है तो आप बैच के अंदर फिर एनरोल कर सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ हम लोग। तो गाइस इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, मैकेनिक्स के साथ स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स साइंस देखा जाए तो हमारा बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ स्टूडेंट्स तंग रहते हैं। ठीक है, मतलब टॉपिक कवर करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुमसे क्वेश्चंस ना हो रहे, और उसका लॉजिक ये है कि तुम बिल्कुल बेसिक लेवल पर जाकर के नहीं सोचते हो प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, क्योंकि यार मैकेनिक्स और एक ईएमटी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर टाइप्स की जो है ना वो लिमिट नहीं है कोई भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। ठीक है, दो टाइप को मिक्स करो, एक नई टाइप का तुम्हारे पास क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो यहां पर तुम्हें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तभी तुम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और खास चीज बोल रहा हूं, जैसे जैसे हम टॉपिक कवर करते जाएं वैसे वैसे उसके असाइनमेंट करते जाना, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिमाग नहीं खुलेगा। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर दिमाग खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज रहेंगी राइट, जिनको तुम्हें क्वेश्चन से पकड़ना होगा कि ये अगर पॉइंट यहाँ पर लिखा है तो वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो उस तरह से तुम्हें यहाँ पर इस सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, तभी एग्जाम में तुम सोच सकते हो कि यहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे हो। क्योंकि यार ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जहां पर स्टूडेंट्स तंग होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर साथ ही साथ करते चलोगे तो प्रॉब्लम कम से कम आएगी। अगर पेंडिंग छोड़ दोगे कि यार लेक्चर छोड़ दिया है या फिर लेट्स से असाइनमेंट छोड़ दिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो ऑफकोर्स फिर आगे प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, मैं पहले कह देता हूँ। ठीक है, तो साथ साथ चलोगे, आज का लेक्चर देख लेना, इजी लगेगा। ठीक है, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आज के लेक्चर से डेफिनेटली क्वेश्चन एग्जाम आएगा और यहां से फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करके आओगे। ठीक है, कुछ पीवाईक्यूज मैं आज भी कराऊंगा, तुम देख लेना किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन स्टिल काफी सारे स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को छोड़ के आए या फिर गलत करके आए। ठीक है, तो बात होती है ध्यान देने वाली। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर देखने के बाद वो डिफिकल्ट नहीं लगता है, लेकिन तब काफी सारे लेक्चर्स हो जाते हैं और उनसे तब मिक्स क्वेश्चंस बन के आते हैं ना, तब डिफिकल्ट लगते हैं क्वेश्चंस। तो प्लीज हर लेक्चर को सीरियसली लेना, क्योंकि हर लेक्चर आपस में रिलेट किया जा सकता है किसी और लेक्चर के साथ। मतलब कि टॉपिक इंटर रिलेट किया जा सकता है और एक नई टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा बनाया जा सकता है। तो तुम्हारे इंडिविजुअल जो टॉपिक है वो तुम्हारे स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, तो आप फिर शुरुआत करते हैं। तो आज क्या करेंगे, आज गाइस हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं उसको हम यहां पर समझ रहे होंगे, और उनसे रिलेटेड हम यहां पर प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे जैसे गाइस हम मैकेनिक्स के अंदर आगे जाएंगे, ये जो टॉपिक है तुम्हारा डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, ये अलग अलग जगह पे तुम्हें काम आएगा। ठीक है, जैसे कि लेट्स से हम आगे सेंट्रल फोर्स करेंगे तो वहां पर भी हमारे ये कंसेप्ट्स काम आ रहे होंगे। हम आगे न्यूटन लॉज करेंगे, वहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो वहां पर भी ये चीजें तुम्हें काम आ रही होंगी। ठीक है, तो ये लेक्चर काफी ज्यादा रेलेवेंट है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से तुम मान के चल सकते हो कि 2 से लेकर के 4 मार्क का क्वेश्चन आज के लेक्चर के ऊपर ही बन सकता है, 2 से लेकर के 4 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, तो आओ फिर शुरुआत करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम गाइस हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं मैकेनिक्स के अंदर। पहला है तुम्हारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो तुमने क्लास 11th के अंदर डिस्कस किया हुआ है। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके बारे में तुमने हल्का सा क्लास 11th के बारे में देखा हुआ है। कंप्लीटली गाइस ये कवर नहीं कर रखा होता, ये हल्का सा एक आइडिया होता है हमें क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th के अंदर भी तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, वहां पर भी हमने उसकी वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था राइट। तो ये वाली जो चीजें हैं उनके साथ रिलेट होंगी जो हमने क्लास 11th में सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ी थी। ठीक है, और सारी चीजें मैं आज ही रिलेट नहीं कर दूंगा, धीरे धीरे जैसे हम लेक्चर्स के अंदर जाएंगे आगे तो वहां पर तुम्हें दिखाई देगा कि हाँ ऐसा कुछ हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था। ओके, फिर गाइस एक तीसरा सिस्टम है हमारे पास, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को वन बाय वन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। पोजीशन देखेंगे, पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाती है, और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। तीनों चीजों को इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे होंगे। तो शुरुआत करते हैं कार्टेशियन के साथ, जो सबसे ज्यादा बेसिक है और क्लास 11th के अंदर तुमने यही सबसे ज्यादा डील किया है। तो देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है।
तो मैं यहां पर 3 एक्सेस बना रहा हूं पहले, ठीक है, एक्स वाई एंड जी। तो ये अपने पास लेट से एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, इस तरह से। ठीक है, एक मेरे पास पार्टिकल है, ये मेरे पास पार्टिकल है, ठीक है। लेट से इसको मैंने कह दिया पार्टिकल पी। क्या है ये, पार्टिकल पी। अब लेट से जो पार्टिकल पी है, ये इस पाथ के ऊपर मूव कर सकता है इस तरह से। मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, मान लो ये जो पार्टिकल है वो इस पाथ को क्या कर रहा है, ट्रेस कर रहा है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, जहां पर अभी पार्टिकल प्रेजेंट है, मैं इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करना चाहूं, आर वेक्टर, ये होगा हमारे पास यहां पर क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, जो कि ओरिजिन से लेकर के इस तक का क्या है, जस्ट पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और लेट से मेरे पास जो पॉइंट पी है, इसका जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, लेट से ये है एक्स वाई जेड। तो पॉइंट पी का मतलब जो पार्टिकल पी है, राइट, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है अपने पास वो क्या है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो ये अपने पास है यहां पर इस तरह से। तो गाइस कार्टेशियन के अंदर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है, जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप एंड प्लस में जेड के कैप, इस तरह से। यानी कि एक्स कंपोनेंट है मेरा, एक्स मतलब कि जो एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, जे कैप वाई डायरेक्शन यूनिट वेक्टर है, के कैप हमारे पास जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है। तो आई जे के मेरे पास क्या है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स हैं, और एक्स वाई जेड क्या है, जस्ट कंपोनेंट्स हैं, कि अपने पास इस डायरेक्शन के अंदर इसकी एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन में अंदर इसका वाई कोऑर्डिनेट है, और ऐसे जेड डायरेक्शन के अंदर इसका जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ये अपने पास है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर। अब जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है जस्ट पोजीशन का टाइम डेरिवेटिव। पोजीशन का जस्ट क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव। तो तुम्हें क्या कराना पड़ेगा, जो ऊपर ये था इसका तुम्हें टाइम डेरिवेटिव कराना पड़ेगा इस तरह से। तो ये अपने पास यहां पर क्या बनेगा, dx बाई डी टी आई कैप प्लस में dy बाई डी टी जे कैप प्लस में डी जेड बाई डी टी साथ में के कैप। तो ये अपने पास यहां पर क्या बनेगा, वेलोसिटी वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा ये, वेलोसिटी वेक्टर। बहुत अच्छे, वेलोसिटी वेक्टर हमने यहां पर डिफाइन कर लिया है अपने लिए। और गाइस इस चीज को dx बाई डी टी को इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं जस्ट सिंपली एक्स डॉट। एक्स डॉट का मतलब क्या है, टाइम डेरिवेटिव है, राइट। ऐसे dy बाई डी टी को हम लिख सकते हैं y डॉट जे कैप साथ में z डॉट के कैप। तो गाइस जस्ट ये डॉट ऊपर लगाना जस्ट एक डेरिवेटिव की फॉर्म होती है, लिखने का एक तरीका होता है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो एक्स डॉट का मतलब dx बाई डी टी है, जस्ट सिंपल। ओके, तो ये अपने पास यहां पर हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। काफी बेसिक है, क्लास 11th में ऑलरेडी कर रखा है ना। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन को भी देख लेंगे, इसी तरह से हम एक्सेलरेशन को भी देख लेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव या फिर पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो उसको भी अभी हम यहां पर नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर डिफाइन कर लेंगे। फटाफट से एक बार इसको जरा नोट करो, और फिर हम एक्सेलरेशन को भी डिफाइन करते हैं। डन यहां तक? यस सर। ओके नाइस। तो अभी गाइस मूव करेंगे एक्सेलरेशन पार्ट की तरफ। तो गाइस देखो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं गाइस, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो ए के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव कह लो, या फिर कह लो पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो अब इसको डिफरेंशिएट कराओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स डबल डॉट आई कैप आ जाएगा, वाई डबल डॉट जे कैप आ जाएगा, प्लस में जेड डबल डॉट के कैप आ जाएगा, इस तरह से। तो ये तुम्हारे पास यहां पर हो जाएगा एक्सेलरेशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पर, एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा, सिंपल। अब मेन चीज सुनना है यहां पर। अगर गाइस मैं तुम्हें यह कहता हूं कि एक्स डबल डॉट तुम्हारे पास जीरो है, इफ एक्स डबल डॉट इज जीरो, तो उसका मतलब होता है कि हमारे पास एक्स डॉट का जो टाइम डेरिवेटिव है वो जीरो है।
यानी कि हम यहां पर क्या पाएंगे कि एक्स डॉट इज इक्वल टू, जो कि हमारे पास एक्स कॉम्पोनेंट था वेलोसिटी का, जिसको मैं वीएक्स कह दे रहा हूं। एक्स डॉट क्या है? एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं वीएक्स के साथ। ये अपने पास यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। एंड इसी तरह से अगर तुम्हारे पास क्या हो जाए, इफ y डबल डॉट इक्वल टू 0, तो उस केस के अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, y डॉट, यानी कि y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ये तुम्हारे पास यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। अब गाइस जो ये वाली चीज होती है ना, कि जोन सा तुम्हारा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट 0 है, उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट होता है, वो अपने पास कांस्टेंट हो जाता है। ये वाली चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होती है। जो हम अभी दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे या फिर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम करेंगे, तो वहां पर हमारे पास आर थीटा कंपोनेंट्स होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स आर थीटा होंगे हमारे पास, ठीक है। तो अपने पास जो रेडियल डायरेक्शन है और जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन हमारे पास वहां पर आएंगी, राइट। अगर उन डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन 0 भी हो जाए ना, तब भी हमारे पास रेडियल वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं आएगी और ना ही ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट आएगी, ठीक है। तो ये जो चीज होती है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारे पास एक्सेलरेशन 0 है, उस डायरेक्शन के अंदर तुम्हारी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा होता है। बाकी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा नहीं हो रहा होगा, इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है। ऐसी चीजें सिर्फ तुम्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगी, ओके। इस चीज को तुम यहां पर ध्यान रखोगे। और जो दूसरी खास बात होती है कार्टेशियन के अंदर, वो ये रहती है कि जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, जो इनके यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स जो कि अपने पास हैं आई कैप, जे कैप और के कैप, ये भी अपने पास कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। जबकि जो हमारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, बाकी के जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहां पर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स कांस्टेंट नहीं होते। यहां पर अपने पास ये क्या होते हैं, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं, कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यानी कि अगर तुम इनको डिफरेंशिएट कराओगे ना, अगर तुम इनको क्या कराओगे, डिफरेंशिएट, कि तुमने आई कैप को डिफरेंशिएट करा दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 0 आएगा। इसी तरह से अगर तुमने जे कैप को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो ये 0 आएगा। इसी तरह से तुमने के कैप को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये 0 आएगा। तो ये जो चीज होती है कि हमारे जो डायरेक्शंस वेक्टर हैं, उनका जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, ओनली एंड ओनली इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास ये नॉन जीरो रिजल्ट्स आएंगे, वो भी हम थोड़ी देर में देख भी लेंगे, ठीक है। तो ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में हल्का सा प्रीवियस कंसेप्ट, और ये सारी चीजें हमने कहीं ना कहीं क्लास 11th के अंदर भी देखी होती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं सिंपल सा, ठीक है, जो कि क्लास 11 टाइप क्वेश्चन है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। और वहां से तुम्हें नई चीजें आती हुई दिखाई देंगी, ओके। नोट करो बार इसको फटाफट, फिर आगे मूव करेंगे। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हो। यहां तक सारी चीजें क्लियर है सभी को? कहीं पर कोई डाउट नहीं है? ओके नाइस देन। तो अगर यहां तक है सब कुछ क्लियर है, और अगर नोट कर लिया है, तो मूव करते हैं फिर आगे नेक्स्ट चीज की तरफ, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखो, ये हमारे पास यहाँ पर एक काफी ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आओ जरा इसको देख लें हम। तो देखो क्या गिवन है हमें यहाँ पर, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ t ऑफ द पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस वन, x ऑफ t इज इक्वल टू दिस थिंग, फाइंड द वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकंड। तो गैस हमें यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकंड के ऊपर हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये दो चीजें हमें यहाँ पर क्या करनी है, फाइंड करनी है t इक्वल टू 1 के ऊपर। इतना सिंपल क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन तुमने क्लास 11th के अंदर भी किए होंगे फॉर श्योर, ठीक है, क्योंकि इतना बेसिक क्वेश्चन है, इसके अलावा मतलब इससे बेसिक क्या ही लोगे और, ठीक है। तो अपने पास देखो क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, सिर्फ कैसे हमें यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है कि जो पार्टिकल है वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, और जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इस तरह से टाइम का फंक्शन है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे। एक बार काम करता हूं मैं, एक बार एक्स को यहां पर लिख लेता हूं जरा, कि एक्स ऑफ टी में दे क्या रखा है। तो एक्स ऑफ टी का ऐसा हमें जो दे रखा है, वो दे रखा है 2t क्यूब, 2t क्यूब
गाइस क्वेश्चन को बाद में नोट कर लेना, ठीक है, जो मेन मेन चीजें सिर्फ वो लिखा करो, ठीक है। क्वेश्चन को बाद में तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर के बाद, वहां से फिर तुम इसको लिख सकते हो लास्ट में, ठीक है। अभी क्वेश्चन को लिखने के ऊपर टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर 2t³ है, माइनस में 3t² है, माइनस में क्या है 3t² है। उसके बाद फिर अपने पास यहाँ पर 5t दे रखा है, +9 है, प्लस में 5t है, प्लस में 9 है, इस तरह से। ये अपने पास यहाँ पर क्या है, पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को कैसे निकालना होता है, एक्स कंपोनेंट को जस्ट dx/dt करेंगे, है ना। तो करा लो डिफरेंशिएट, तो कितना आएगा 60, माइनस में आएगा 60, राइट। उसके बाद फिर अपने पास यहाँ 60² आएगा एक्चुअली यहाँ पर। फिर अपने पास यहाँ पर आएगा +5t, जस्ट +5 आएगा, एंड देन +0 आएगा, इस तरह से। जस्ट डिफरेंशिएट किया और कुछ नहीं किया। अब क्या करना है हमें, t=1 के ऊपर निकालनी है हमें वेलोसिटी। तो t की वैल्यू को जस्ट 1 पुट करा दो, तो 6 - 6 + 5 आएगा, 6 से 6 कट गया, आंसर आ गया 5। इसी तरह से हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जो vx है उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना कि ये नहीं करना होता कि वेलोसिटी एट t=1 के ऊपर निकाल के इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसे नहीं करना होता। हमेशा फंक्शन की टर्म में डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहां पर जो फंक्शन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो ये वाला है, तो इस फंक्शन को तुम्हें डिफरेंशिएट करना होगा, बाद में तुम्हें t=1 पुट करना होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। एक आधा स्टूडेंट होता ही है हर साल जो ये मिस्टेक करता है कि इसको डिफरेंशिएट करके लिख देगा एक्सेलरेशन। ऊपर वाले को डिफाइन डेरिवेटिव करना होता है guys, तो वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिफाइंड हमारा, उसको में यहाँ पर डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा 6t, मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना, तो अपने पास आएगा 12t माइनस में 6, 12t माइनस में 6, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और 5 का बन जाएगा अपने पास 0। अब हमें यहाँ पर जो एक्सेलरेशन निकालना है वो t=1 के ऊपर निकालना है। तो जस्ट t को यहाँ पर 1 पुट कर दो, तो 12 - 6 आएगा, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर कितना 6। कितना आ गया आंसर, 6 आ चुका है हमारे पास यहाँ पर। समझ में आया। तो वेलोसिटी अपने पास यहाँ पर 5 आ चुकी है, 5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट्स ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। और इसी तरह से ax जो है वो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ चुका है, इस तरह से। तो ये गैस हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 और 6। तो ऑप्शन को यहाँ पर टिक लगा लेंगे, 5 और 6 ऑप्शन सी के अंदर गिवन है गैस। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। इतना ही काम है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही था, जस्ट हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला था, एंड दैट्स इट। ऑल गुड, समझ में आया, बढ़े आगे। तो अब देखो गाइस आगे नेक्स्ट चीज। अब गाइस यहां पर ना आगे बढ़ने से पहले एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि हमारे पास ये पार्टिकल का पाथ है इस तरह से, पार्टिकल का पाथ हमारे पास यहां पर है इस तरह से, और एक इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है, लेट से इस तरह से, ठीक है। तो ये उसका आर वेक्टर होगा ऐसे, ये है पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर। तो ओरिजिन से डायरेक्टली इसको कनेक्ट करना होता है। और जो वेलोसिटी वेक्टर होता है ना, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो टेंजेंट टू द पाथ होता है। तो इस चीज को तुम हमेशा ध्यान रखोगे कि अपने पास जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो क्या होता है, टेंजेंट टू द कर्व होती है, ठीक है। इसका टेंजेंट थोड़ा सा ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहां पर होगा वेलोसिटी वेक्टर, तो इसको तुम ध्यान रखोगे, टेंजेंट टू द कर्व होता है वेलोसिटी वेक्टर, टेंजेंट टू द कर्व। तो अगर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ ये बोल दिया जाए कि इस पाथ के लिए क्या निकाल दो तुम, एक पार्टिकल है वो लेट से इस पोजीशन वेक्टर के को फॉलो करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक पोजीशन वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से तुम्हारे पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एंड तुमसे बोला जाएगा कि इस टाइम के ऊपर बताओ कि पार्टिकल से टेंजेंट वेक्टर क्या होगा, ठीक है। तो टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जस्ट वेलोसिटी वेक्टर निकाल लो, वही तुम्हारे पास टेंजेंट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और तुमसे यूनिट टेंजेंट वेक्टर पूछा जा सकता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर तुमसे पूछा जाए, ये चीजें गाइस पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर ऑलरेडी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। तो अगर यूनिट टेंजेंट वेक्टर की बात आती है तो तुम क्या करोगे, वेलोसिटी वेक्टर निकालोगे, जो कि अपने पास क्या होता है dr/dt होता है, इस तरह से, है ना। ये होता है तुम्हारे पास वेलोसिटी, और इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है,
वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी वेक्टर एंड डिवाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे कर देंगे डिवाइड में, और अपने पास क्या आ जाएगा यहां से यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। तो इसके अंदर तो कोई मुश्किल काम नहीं है, जस्ट तुम्हें पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, तो वेलोसिटी वेक्टर निकालो, उसको डिवाइड करवा दो उसके किससे मैग्नीट्यूड के साथ, और तुम्हारे पास आ जाएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्या ये चीज सभी को समझ में आई? इस चीज के अंदर किसी को कोई दिक्कत? कंसेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? ऑल गुड? अब इसी तरह से मान लो कि तुम्हें क्या निकालने के लिए बोल दिया, तुम्हें बोल दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए बोल दिया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? ये गाइस एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो टेंजेंट डायरेक्शन में है। क्या ये वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में है? तो इसको कैसे निकाला जाएगा? देखो एक्सेलरेशन गाइस, देखो नेट अपने पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमारा वे कैसा रखा है। मान लो कि अपने पास जो एक्सेलरेशन है, मैं मानने के लिए कह रहा हूं गाइस, मान लो, ठीक है, मान लो कि अपने पास जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में, एक बार के लिए मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, तो ये मैंने मान लिया लेट से एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में, तो इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, ये हमें निकालने पे ही पता चलता है कि कहां पर आएगा एक्सेलरेशन। ओके, ये हर मोशन के लिए अलग अलग जगह पर हो सकता है। तो मान लो कि अपने पास ये एक्सेलरेशन है, ठीक है, अब इस एक्सेलरेशन का तुम्हें कंपोनेंट निकालना है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तुम्हें इस एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। लेट्स से मैं तुम्हें कह देता हूं कि इनके बीच का एंगल थीटा है, इनके बीच का एंगल क्या है हमारे पास यहां पर थीटा है, तो क्या कोई मेरे को बता सकता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? एनीवन? अगर इस वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, और मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट निकालना है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, तो अपने पास यहां पर उस वैल्यू, वो वैल्यू क्या होगी? बताओ जरा। ए कॉस थीटा। एक और ए कॉस सर थीटा, राइट। तो क्या होगी? ए कॉस थीटा हमारे पास यहां पर वो होगी वैल्यू, ए कॉस थीटा। जस्ट हमने कंपोनेंट लिया है उस डायरेक्शन में और कुछ नहीं किया है, राइट। अब चीज समझना, इस फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं? डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, एक्सेलरेशन वेक्टर लेंगे, डॉट में जो तुम्हारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है, जो कि अपने पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है, लेट्स से इसको मैं टी कैप कह देता हूं, टी कैप कह लो या वी कैप कह लो, जो भी तुम्हें कहना है वो कह लो, कुछ भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें वी कैप कहना है वी कैप कह लो, टी कैप कहना है टी कैप कह लो, मैंने दोनों को लेट्स से इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहां पर तुम क्या करोगे? वी कैप डाल दोगे यहां पर इस तरह से। वी कैप क्या है तुम्हारा? यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो अगर अब तुम यहां पर देखो, अगर तुम्हें दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करानी होती है तो क्या होती है? पढ़ा है ना क्लास 11th में। अगर लेट से ए डॉट बी है तो वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है तुम्हारे पास? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो अब यहां पर दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक तुम्हारे पास एक यूनिट वेक्टर है। तो अपने पास यहां पर की डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वी कैप, एंड साथ में कॉस थीटा। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा सिंपली जस्ट ए, वी कैप यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो ये ए कोसेट आएगा इस तरह से। तो समझ पा रहे हो ना? तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को निकालने के लिए तुम्हें जस्ट क्या करना होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर डॉट वी कैप, सिंपल, ठीक है। और ये निकालने का भी तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो मे भी हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर यूज हो रहा हो, क्योंकि काफी सारी चीजें गाइस ऐसी होती हैं कि वो हो सकता है कि अलग से क्वेश्चन ना बने, लेकिन तो वो मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो एक स्टेप आ रहा हो जस्ट वो, ठीक है। तो ये जस्ट एक स्टेप की तरह भी यूज हो सकता है किसी क्वेश्चन के अंदर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और एक चीज यहीं पे सुन लो, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी तुम्हें हालांकि, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये डाउट है क्लास 11 से, काफी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि तो हमने क्लास 11th के अंदर सर्कुलर मोशन पढ़ा होता है, क्लास 11th के अंदर हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा होता है, तो कहीं पर बुक में ट्रांसवर्स बोल देते हैं उसको, कहीं पर टेंजेंशियल बोल देते हैं। तो वो सर्कुलर मोशन के लिए टेंजेंशियल और ट्रांसवर्स सेम डायरेक्शन होती है, लेकिन इन जनरल ये दोनों डायरेक्शन अलग अलग होती है। टेंजेंशियल एक अलग डायरेक्शन है,
ट्रांसवर्स एक अलग डायरेक्शन है। थोड़ी देर में बताऊंगा अभी दोनों कि दोनों में क्या फर्क है, कि टेंजेंशियल डायरेक्शन कौन सी होती है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है। लेकिन इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि दोनों ही डायरेक्शंस अलग होती हैं। ये क्लास 11th में जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा होता है उसकी वजह से डाउट आ जाता है। तो सर्कुलर मोशन केस में दोनों डायरेक्शन सेम है, लेकिन इन जनरल ये दोनों डायरेक्शन हमारी अलग अलग होती हैं। तो इस फैक्ट को हमेशा ध्यान रखना। थोड़ी देर में भी प्रूफ बता दूंगा मैं तुम्हें इस चीज का, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? इस स्टेप तक कोई डाउट? ऑल गुड? यस। डॉट पट हो जाएगी क्वेश्चन आया तो यहां से। अब आओ यार नई चीजों के ऊपर चलते हैं थोड़ा, है ना। तो देखो गैस, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, हल्का फुल्का आइडिया तुमने क्लास 11th का इसके अंदर लिया था, लेकिन वो ज्यादा डिटेल में नहीं होता है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें नहीं आता, ठीक है। तो देखो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है अभी। मान लो कि तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन है, ये तुम्हारे पास वाई डायरेक्शन। सबसे पहली बात, प्लेन पोलर, हम एक प्लेन में हैं। हम क्या है, एक प्लेन में हैं। लेट्स से ये रहा मेरे पास एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन की हम यहां पर बात करेंगे। तो ये 2D सिस्टम के लिए हमारे पास यहां पर डिफाइन रहेगा। 2D सिस्टम, प्लेन है ना, 2D। अब लेट्स से मेरे पास एक पार्टिकल है, लेट्स से यहां पर है वो पार्टिकल हमारा, ठीक है। इसको मैंने कह दिया यहां पर पार्टिकल पी, ठीक है। अभी इसका सम एक्स कंपोनेंट है, इसका सम वाई कंपोनेंट है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं इसको डिफाइन करना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में गाइस जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं, जो हम कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं वो करते हैं आर और थीटा। हम यूज करते हैं आर और थीटा। अब ये आर कैसे डिफाइन है और थीटा कैसे डिफाइन है वो समझ लो जरा। आर गाइस डिफाइन होता है तुम्हारा ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ये तो हो गया डिस्टेंस आर, ठीक है। और थीटा तुम्हारा कैसा डिफाइन होता है, एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो ये होते हैं गाइस तुम्हारे पास यहां पर पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर है तुम्हारा जस्ट ओरिजिन से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, और थीटा क्या है तुम्हारे पास, जस्ट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास यहां पर कोऑर्डिनेट्स जो हम यूज करते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब यहां पर अगर तुम एक्स को देखोगे, एक्स तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू है और वाई तुम्हारे पास ये वाली चीज है। तो अगर तुम इसको एक्स और वाई को डिफाइन करोगे, यहां पर देखो एक्स जो गाइस तुम्हारे पास यहां पर रहेगा वो है आर कोस थीटा। इसी तरह से जो वाई है तुम्हारे पास वो क्या है, आर साइन थीटा। जस्ट कॉम्पोनेंट्स लिए, ये आर था तो आर कोस थीटा, ये वाई था तो यहां पर साइन थीटा। जिसके साथ में एंगल लगा होता है वहां पर आता है कॉस थीटा, जिसके एंगल यहां पर नहीं है, थीटा यहां पर था ना, यहां नहीं है, तो इधर आएगा साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अगर इस वाले एंगल को मैं यहां पर फाई डिफाइन कर लूंगा तो फिर ये कॉस फाई आ जाएगा, ठीक है। तो अपने पास यहां पर x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, इस तरह से हमारे पास यहां पर x और y कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है। ओके, बहुत अच्छे। अभी क्या करना हमको, अभी गैस मैं यहां पर डिफाइन करना चाहता हूं क्या, डायरेक्शंस, कि हमारे जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके यूनिट डायरेक्शंस क्या है। जैसे हमारे कार्टेशियन में तो आई कैप, जे कैप, के कैप था, तो अब यहां पर क्या होगा, डायरेक्शंस। तो गैस देखो इसकी जो डायरेक्शंस होती है हमारे पास वो कैसे डिफाइन होती है, जिस डायरेक्शन में तुमने आर मेजर किया है इसी डायरेक्शन को यहां पर बाहर की तरफ जरा एक्सटेंड कर लो इस तरह से। तो ये जो डायरेक्शन है तुम्हारे पास रेडियली आउटवर्ड, ये है आर कैप, ये है तुम्हारी रेडियल डायरेक्शन। आर कैप क्या है तुम्हारे पास यहां पर, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और दूसरी डायरेक्शन जो यहां पर यूज होती है वो होती है थीटा कैप, जो कि होती है तुम्हारी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। टेंजेंशियल नहीं है, ट्रांसवर्स है, ओके। ये है तुम्हारे पास यहां पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो अपने पास यहां पर दो डायरेक्शन होंगी, एक आर कैप है और एक थीटा कैप है। अब ध्यान से सुन लो कि थीटा कैप डायरेक्शन होती कौन सी है। आर कैप यहां पर है ना, अब आर कैप से 90 डिग्री के ऊपर होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गाइस हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन होती है सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो आर कैप मेरे पास अभी यहां पर है, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हें 90 डिग्री से मूव करना है। तो अपने पास यहां पर जाएगा इस तरह से, ऐसे थीटा कैप, ये यहां पर जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो आर कैप अपने पास है रेडियल डायरेक्शन और थीटा कैप के अपने पास यहां पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन कैसे डिफाइन है, आर कैप के 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स ऑल। तो यहां पर एंगल ये 90 डिग्री है और ये एंटी क्लॉकवाइज साइड पे हमारे पास गई है, ठीक है। तो ये है हमारे आर कैप और थीटा कैप
जो कि हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। अब चीज समझना है यहाँ पर ध्यान से। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जो आर कैप और जो थीटा कैप है, ठीक है, वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं होंगे। मैंने कार्टेशियन के टाइम पे बताया ना कि वहां पर यूनिट वेक्टर्स जो है आई कैप, जे कैप, के कैप, वो हमारे कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स थे। मैंने यहां पर तुम्हें बताया था कि कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स थे। लेकिन दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले कांस्टेंट वेक्टर्स नहीं होते। और तुम्हें यहां पर साफ साफ ये चीज दिखाई भी देगी कि लेट से ये पार्टिकल अब इस पॉइंट की जगह पर यहां पर आ जाए, ठीक है, तो अब जो आर कैप डायरेक्शन होगी वो यहां पर होगी और थीटा कैप डायरेक्शन यहां पर होगी। यस और नो? तो जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, जैसे जैसे पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा, हमारे यहां पर आर कैप और थीटा कैप जो होंगे वो भी हमारे पास यहां पर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो इस चीज को तुम यहां पर ध्यान रखोगे। व्हेन पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन, व्हेन पार्टिकल चेंज इट्स पोजीशन, पोजीशन आर कैप एंड थीटा कैप will also change, will also change means they will depend on, they will depend on थीटा। ठीक है, वो हमारे थीटा के ऊपर डिपेंड करेंगे, आर के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, तो हमें थोड़ी देर में दिखाई दे जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे थीटा के ऊपर डिपेंड करेंगे, यानी उनका जो टाइम डेरिवेटिव होगा वो नॉन जीरो होगा। ठीक है, देयर टाइम डेरिवेटिव विल बी नॉन जीरो, देयर टाइम डेरिवेटिव विल बी, देयर टाइम डेरिवेटिव will be नॉन जीरो, will be नॉन जीरो। तो इनका जो टाइम डेरिवेटिव रहेगा हमारे पास क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जबकि हमारे पास आई, जे और के कैप जो डायरेक्शन थी उनका टाइम डेरिवेटिव हमारे पास जीरो था। लेकिन इधर हमारे पास ऐसा नहीं होने वाला, आर कैप और थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव हमारे पास नॉन जीरो रहेगा। इस चीज को तुम ध्यान रखोगे। ओके, तो आप फिर अभी डिस्कस करते हैं कि आर कैप और थीटा कैप की वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, मतलब लेट्स से अगर हमें इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले यूनिट वेक्टर्स में डिफाइन करना हो, आई कैप जे कैप में, तो वो हम कैसे करेंगे, तो भी मैं यहाँ पर वही काम करने वाला हूँ। आर कैप थीटा कैप को मैं डिफाइन करने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। ठीक है, और ये जो रिलेशंस है गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स पहले कवर कर लिया है, राइट, मैंने उनको भी पहले बताया था कि आर कैप और थीटा कैप की जो वैल्यूज हैं वो हमें याद होनी चाहिए। ये मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस में भी हमें काम आती है, मैकेनिक्स के क्वेश्चन में भी हमें काम आती हैं, और ईएमटी के कोर्स के अंदर भी हमें ये काम आ रही होगी। तो आर कैप और थीटा कैप के ऊपर फॉर श्योर मान के चलना कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स से आए, चाहे से तुम्हारा वो मैकेनिक्स के अंदर आए, या फिर वो तुम्हारा ईएमटी के अंदर आए, आएगा जरूर से। ठीक है, तो आर कैप थीटा कैप की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आओ देखते हैं कि आर कैप क्या है और थीटा कैप क्या है इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जी कैप। तो देखो भाई, ध्यान से देख लेना गाइस, इस चीज को, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है समझना चीजों को। ठीक है, तो देखो ये मेरे पास यहाँ पर पॉइंट पी है। ठीक है, आर कैप गाइस जो डायरेक्शन थी मेरे पास वो क्या थी, रेडियली आउटवर्ड, है ना, क्या थी, रेडियली आउटवर्ड इस तरह से। थीटा कैप क्या थी अपने पास, इसके 90 डिग्री इस तरह से ऐसे। तो ये अपने पास डायरेक्शंस थी आर कैप एंड थीटा कैप। अब ध्यान देना, ये अपने पास यहाँ पर एंगल थीटा, तो क्या अपने पास यहाँ पर जो एंगल होगा ये वाला, क्या ये भी थीटा होगा? अगर ये एंगल थीटा है, यही लाइन है ना सेम, तो टू पैरेलल लाइंस हैं, ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है डॉटेड लाइन यहाँ पर, ये एक्स के पैरेलल ही तो है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, और इनके बीच में से एक लाइन ऐसे जा रही है इंटरसेक्ट करती हुई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा हमारे पास यहाँ पर, सेम होगा। तो अपने पास यहाँ पर आर कैप को कैसे लिखा जा सकता है, आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो 1 cos थीटा आई कैप, क्योंकि उसका एक्स कॉम्पोनेंट होगा वो क्या होगा, 1 cos थीटा। इसी तरह से इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, 1 sin थीटा। तो अपने पास यहां पर इसको लिखा जा सकता है cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। क्या ये चीज सबको समझ में आई आर कैप के बारे में? इसके अंदर किसी को कोई डाउट है क्या? जस्ट कॉम्पोनेंट लिया और कुछ नहीं किया है। ये कॉम्पोनेंट लेने वाला काम क्लास 11th में करते हैं हम, राइट? तुमने क्लास 11th में प्रॉब्लम की थी ना, एक रिवर प्रॉब्लम होती है हमारे पास, एक अम्ब्रेला प्रॉब्लम होती है, वहां पर भी इस तरह से हमने कंपोनेंट्स लिए ही होते हैं, राइट? तो इधर भी जस्ट ये वही चीज है कि आर कैप इधर था, उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, तो cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। आर कैप हमारे पास ही हो गया। इसी तरह से जो थीटा कैप हमारे पास होता है वो क्या होता है, थीटा कैप, ये डायरेक्शन अपने पास यहाँ पर थीटा कैप की, ये डायरेक्शन है ना,
अगर ये एंगल थीटा है गाइस, तो अपने पास एक वर्टिकल डॉटेड लाइन बना रहा हूं मैं यहां पर इस तरह से ऐसे, ठीक है। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो दो परपेंडिकुलर हमारे पास यहां पर प्रेजेंट है। तो अगर ये वाला एंगल यहां पर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास यहां पर क्या होगा, थीटा ही होगा। दो परपेंडिकुलर गाइस, एक परपेंडिकुलर ये रहा, एक परपेंडिकुलर ये रहा, एक परपेंडिकुलर ये रहा। अगर ये एंगल थीटा डिग्री बनेगा, तो ये भी तुम्हारा थीटा डिग्री ही एंगल बनेगा, ठीक है, राइट। तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास यहां पर क्या होगा, थीटा ही होगा। तो अभी ये एंगल थीटा में पता है, तो इसका कॉम्पोनेंट लेंगे इधर, तो cos थीटा जे कैप आएगा, cos थीटा जे कैप आएगा, और साथ में माइनस साइन थीटा आई कैप आएगा। माइनस क्यों आया वो समझ लो यहां पर, क्योंकि गाइस देखो ये डायरेक्शन इसकी इधर को है, तो इसका y कॉम्पोनेंट तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है। इसी तरह से अपने पास इसकी जो डायरेक्शन है इन द एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स में जा रहा है इस तरह से ऐसे, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसी वजह से यहां पर माइनस आई कैप लगाया। कॉस वाला कंपोनेंट प्लस वाई में जा रहा था तो प्लस जे लगाया, लेकिन जो साइन थीटा था वो नेगेटिव एक्स में जा रहा था, तो इस वजह से यहां पर माइनस आई कैप आया। तो यानी कि थीटा कैप को हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, थीटा कैप कैन बी रिटन एज माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप। अब गाइस ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि थीटा कैप इस तरह से डिफाइन होता है और आर कैप इस तरह से डिफाइन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर अगर किसी को डाउट हो लिखने में, अभी पूछ लेना, क्योंकि चीज इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट द कोर्स काफी जगह पर काम आएगी। क्या ये चीजें क्लियर है, ऑल गुड। चैट बॉक्स में बता सकते हो सब लोग, अपने आप को Yes. एक्सप्रेस कर सकते हो, कोई डाउट हो किसी को मेंशन कर सकते हो। क्लियर है तो जस्ट मेंशन कर दो कि सब क्लियर हो चुका है तुम्हें। सर वो एंगल वाला फिर से बता दीजिए। ये प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई? यस सर। देखो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं है। ये सारे प्रूफ तुमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स में कर रखे थे, एनसीईआरटी के अंदर सारे प्रूफ मेंशन है, क्लास 9th के एनसीईआरटी में। अगर लेट से ये एंगल तुम्हारे पास, मैं इसको थीटा डिफाइन कर देता हूँ, लेट से इसको मैं एंगल अल्फा डिफाइन कर देता हूँ, लेट से मैं इसको एंगल बीटा डिफाइन कर देता हूँ। अलग अलग मान लिए मैंने इनको, कोई दिक्कत तो नहीं इस चीज के अंदर, यस। अब अगर तुम यहां पर देखो, ये वाला एक परपेंडिकुलर है, तो क्या बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री है? एग्री करते हो इस बात से? इसी तरह से ये एक परपेंडिकुलर है, तो क्या अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हुआ क्या? यस और नो, है ना? अब क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहां पर क्या कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस में सेकंड इक्वेशन, तो अपने पास यहां पर आएगा बीटा प्लस अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो यहां पर अल्फा से अल्फा कट गया, क्या आया, बीटा इक्वल टू थीटा। क्या चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो बस यही इसका प्रूफ है और कुछ नहीं। ये क्लास 9th की एनसीईआरटी में तुम्हें मिल जाएगा मैथ्स में। ओके, तो आई होप गाइस ये चीज यहां पर सभी को समझ में आई होगी, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होगी, ठीक है। और ये दोनों रिलेशन गाइस तुम्हें याद होने चाहिए आगे से, ताकि कहीं पर भी तुम्हें यूज करने पड़ जाए, चाहे से मैथमेटिकल फिजिक्स में, चाहे से मैकेनिक्स में, चाहे से ईएमटी में, इनको तुरंत तुम यूज करके इंटीग्रल सोल्व कर पाओ। क्योंकि ज्यादातर ये चीजें यूज होती है इंटीग्रल वाले फॉर्मूले के अंदर। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है मैकेनिक्स से, यहाँ से जो भी हम करने वाले हैं जिस टाइप के, वो भी आ सकता है, लेकिन ये ज्यादातर ये जो चीजें हैं ये इंटीग्रल्स के अंदर यूज होती है, ठीक है, राइट। तो उनको भी करेंगे हम टाइम आने पे, डोंट वरी। अभी फिलहाल हम यहाँ पर इसी के ऊपर फोकस रखते हैं अपना। तो अब देखो, हमने डायरेक्शंस डिफाइन कर ली। अब एक बात बताओ, पोजीशन वेक्टर होता क्या है वैसे देखा जाए तो? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर गाइस बेसिकली अपने आप में एक मैग्नीट्यूड रखता है और एक डायरेक्शन रखता है, जो बताता है कि यार हमें ना इतना डिस्टेंस चलना है और इस डायरेक्शन में चलना है। यही तो बताता है ना पोजीशन वेक्टर। मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है, तो पोजीशन वेक्टर मेरे को बताएगा कि भाई तू इतना डिस्टेंस चल और इस डायरेक्शन में चल। यही होता है पोजीशन वेक्टर। तो अगर मैं इस सिस्टम के लिए पोजीशन वेक्टर अपना डिफाइन करना चाहूं, तो वो मैं क्या करूंगा कि भाई तुम डिस्टेंस चलो आर, और किस डायरेक्शन में चलो, आर कैप डायरेक्शन में चलो। हो गया तुम्हारा काम खत्म, आ गया तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, आर इंटू आर कैप, दैट्स इट। ये है तुम्हारे पास यहां पर आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये क्या है तुम्हारे पास यहां पर, आर वेक्टर, जो कि है तुम्हारा यहां पर पोजीशन वेक्टर। तो ये चीज सबको समझ में आई क्या? बढ़िया। अब वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी अपने पास क्या होती है सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जस्ट टाइम डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन।
तो इसको जस्ट डिफरेंशिएट हमें करवाना होगा आर इंटू आर कैप को, है ना। तो अब गाइस हमारे पास यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पर लगेगा गाइस अब प्रोडक्ट रूल। यहां पर क्या लगेगा हमारे पास, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि यहां पर आर और आर कैप दो चीजें मल्टीप्लाई में, आर और आर कैप क्या है, दो चीजें यहां पर हमारी मल्टीप्लाई में है। तो अब हम यहां पर लगाएंगे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। तो अपने पास यहां पर वी वेक्टर क्या बनेगा देखो, डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस में आर डी आर कैप बाई डी टी, इस तरह से। तो ये गाइस हमारे पास यहां पर वेलोसिटी वेक्टर आएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। अब डी आर बाई डी टी को मैं लिख दूंगा आर डॉट सिंपली, ठीक है। और इसको मैं अभी फाइंड करूंगा, किसको, डी आर कैप बाई डी टी को। आर कैप मेरे को पता है ना, आर कैप मेरे पास ये रहा, आर कैप मेरे पास ये रहा। इसको जस्ट डिफरेंशिएट करा दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और तुम्हारे पास आर कैप की, मतलब आर कैप डॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या होगा, तुम्हें निकालना है क्या, डी आर कैप बाई डी टी। तो तुम्हें डिफरेंशिएट कराना है बेसिकली किसको, कॉस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। तो अपने पास ये बनेगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप। जस्ट डिफरेंशिएट ही तो किया है और कुछ नहीं किया है। और साथ में यहां पर थीटा को विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जो दोनों टर्म्स में होगा, इस वाली टर्म के अंदर भी इस वाली टर्म के अंदर भी, तो ये जो पार्ट है कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक बार कोस को डिफरेंशिएट करोगे फिर थीटा को भी तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। चेन रूल जो पड़ा होता है डिफरेंशिएशन में, राइट। तो अपने पास यहां पर ये इस तरह से निकल करके आ जाएगा। अब अपने पास जो डी थीटा बाई डी टी, इसको हम थीटा डॉट लिख सकते हैं जो सिंपली, है ना। तो और ये जो आगे वाली चीज है क्या है, ब्रैकेट के अंदर क्या है, ये क्या थीटा कैप है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। तो ये जो वेक्टर अपने पास है यहां पर अंदर ब्रैकेट के अंदर, ये जस्ट थीटा कैप है। तो अपने पास यहां पर थीटा कैप है और इसको लिख रहा हूं थीटा डॉट, ठीक है। तो अपने पास यहां पर जो आर कैप का जो टाइम डेरिवेटिव था, ये इक्वल आया है तुम्हारे पास थीटा कैप थीटा डॉट के। तो अब जो तुम्हारे पास पीछे वेलोसिटी वेक्टर था जो कि इक्वल था तुम्हारे किस चीज के, तुम्हारा डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस में आर डी आर कैप बाई डी टी, इसके वो इक्वल था। तो ये जो एक्सप्रेशन अब किसके इक्वल बन जाएगा, डी आर बाई डी टी को लिखोगे तुम आर डॉट, तो आर डॉट आर कैप आएगा इस तरह से, प्लस में आर यहां पर ये एज इट इज, साथ में अपने पास यहां से थीटा डॉट है और थीटा कैप है, तो यहां पर लगाया थीटा डॉट एंड थीटा कैप साथ में इस तरह से। तो लो भाई ये आ गया तुम्हारे पास यहां पर वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या आ गया तुम्हारे पास यहां पर वेलोसिटी वेक्टर। अब गाइस जो यहां पर आर कैप डायरेक्शन है, इसका जो कंपोनेंट है आर डॉट, ठीक है। तो ये अपने पास है रेडियल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। इसी तरह से जो थीटा कैप का कोफिशिएंट है वो हमारे पास है ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो आर डॉट क्या अपने पास यहां पर, रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी। और जो आर थीटा डॉट है ये तुम्हारे पास क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास यहां पर आर डॉट एंड आर थीटा डॉट, ठीक है, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट है किसी को, एनीवन। अब जैसे हमने यहाँ पर ये वेलोसिटी फाइंड कर ली है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे, ओके। राइट, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे और एक्सेलरेशन अपना हम यहां से निकाल लेंगे जो भी आएगा, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, सर थोड़ा सा लिखना था। हाँ लिख लो लिख लो।
डन। और गैस यहाँ पर ना एक चीज और मेंशन कर लेना कि लेट्स से अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है ना वेलोसिटी का, ठीक है, अगर यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या होगा, आर डॉट स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे तुम मैग्नीट्यूड निकालते हो वेक्टर्स का, ये उसी तरह से निकाला गया है जैसे तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालते हो कि एक्स कंपोनेंट वाले का स्क्वायर कर दिया प्लस में वाई कंपोनेंट वाले का स्क्वायर कर दिया प्लस में जेड कंपोनेंट वाले का स्क्वायर करके अंडर रूट निकालते थे, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पर आर कैप का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो थीटा कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, राइट, और दोनों को ऐड करके जस्ट अंडर रूट, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का वे वही का वही है वेक्टर्स का जैसे निकालते थे, ठीक है। ओके, तो ये चीजें तुम्हारे पास यहाँ पर रहेंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हें पता है कि जो वी वेक्टर जो निकलता है ये बेसिकली अपने पास निकलता है कैसे, वेक्टर का जस्ट डॉट प्रोडक्ट कराते हैं खुद खुद से ही और उसका फिर अंडर रूट लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर भी वही काम किया गया कि वेलोसिटी वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, राइट, और फिर क्या होगा उसका अंडर रूट ले लेंगे, दैट्स इट। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहेगा, तो इस चीज को ध्यान रखोगे। नाइस। तो भी बात करते हैं फिर हम एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन तो ए वेक्टर गैस तुम्हारे पास होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन कह लो या फिर तुम फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी कह लो। अब वेलोसिटी तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास क्या है ना, वेलोसिटी तुम्हारे पास है आर डॉट आर कैप प्लस में आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो ये तुम्हारे पास है क्या, वेलोसिटी। इसको बस डिफरेंशिएट कर दो अभी, तो देखो अपने पास यहां पर क्या बनेगा, तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू डी आर बाई डी टी, साथ में आर कैप मतलब यहां पर आर डॉट है, फिर प्लस अपने पास यहां पर नेक्स्ट चीज जो आएगी वो क्या आएगी, आर डॉट एज इट इज, साथ में डी आर कैप बाई डी टी आ जाएगा, प्लस में अब यहां पर आगे की बात करें तो एक तो डी आर बाई डी टी रहेगा, फिर थीटा डॉट थीटा कैप कांस्टेंट, प्लस में आगे की बात करें तो आर एज इट इज, फिर थीटा डॉट का डेरिवेटिव जाएगा, राइट, फिर अपने पास थीटा कैप एज इट इज, और फिर अपने पास आर थीटा डॉट एज इट इज, और देन थीटा कैप का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बेसिकली गाइस जस्ट यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, तीन टर्म्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में थी आर थीटा डॉट थीटा कैप, तो इससे ये तीन टर्म्स हमारे पास यहाँ पर बनी है प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव की, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कि डी आर कैप बाई डी टी तो क्या है ना, ये तो तुम्हें पता है, थोड़ी देर पहले अभी हमने निकाला था ये, है ना, क्या आया था ये, थीटा डॉट थीटा कैप आया था निकल करके, इसकी वैल्यू हमें पता है। लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता ये कि थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसको निकाल लो कि जरा क्या है, ठीक है। तो देखो अपने पास क्या आएगा थीटा कैप का डेरिवेटिव, थीटा कैप क्या चीज है, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप। तो ये तुम्हारे पास है थीटा कैप, राइट। इसका टाइम डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास आएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, आई कैप, फिर माइनस में साइन थीटा जे कैप, ठीक है, और साथ में एक थीटा डॉट तो रहेगा ही साथ में। अब नेगेटिव साइन को बाहर निकालेंगे और ये बनेगा आर कैप, तो ये पे बना थीटा डॉट एंड साथ में आर कैप। तो ये गैस तुम्हारे पास यहां पर निकल के आया है थीटा कैप का टाइम डेरिवेटिव आर कैप थीटा डॉट विद नेगेटिव साइन, ठीक है। अब इन चीजों को जरा ऊपर पुट करवा लो और देखो कि अपने पास से क्या निकल के आता है। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी आर डॉट बाई डी टी, ये आर डॉट का टाइम डेरिवेटिव है, तो यानी कि आर का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया ना, तो अपने पास से बना आर डबल डॉट, क्या बना है आर डबल डॉट, साथ में आर कैप है। इसकी बात करें यहां पर ये आर डॉट है, फिर अपने पास आएगा थीटा डॉट थीटा कैप, फिर उसके बाद यहां पर आर डॉट है, फिर थीटा डॉट है, फिर थीटा कैप है, प्लस में फिर इस टर्म की बात करें तो आर कैप है, मतलब आर है, फिर थीटा डॉट का टाइम डेरिवेटिव है, तो यहां पर क्या हो गया थीटा का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यानी कि इस टर्म को लिखा जा सकता है थीटा डबल डॉट, थीटा डबल डॉट, डबल टाइम डेरिवेटिव। ओके, इसका मतलब क्या है कि थीटा का यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, साथ में थीटा कैप एज इट इज आएगा, इसके बाद अपने पास प्लस में आर थीटा डॉट होगा और यहां पर डी थीटा कैप बाई डी टी आएगा, जो कि लिखा जा सकता है माइनस थीटा डॉट आर कैप की तरह, तो माइनस थीटा डॉट एंड साथ में आर कैप इस तरह से। तो इस तरह से गैस हमारे पास यहां पर ये डिफाइन हो रहा होगा। अब यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे कि एक ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो इनको ट्वाइस कर देंगे और फिर यहां पर आर कैप वाली टर्म को एक साथ और थीटा कैप वाली टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू आर डबल डॉट
और आर कैप कहां पर है, इधर है आर कैप, तो माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर है, तो आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, साथ में आर कैप आएगा, प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट, 2r डॉट थीटा डॉट, प्लस में आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप। तो ये गाइस तुम्हारे पास यहां पर हो जाएगा एक्सेलरेशन इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास गाइस यहां पर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये एक्सप्रेशन अब तुम्हें यहां पर याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है कि तुमसे टोटल एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, या हो सकता है सिर्फ तुमसे रेडियल एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता है सिर्फ तुमसे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए एग्जाम के अंदर। इस तरह के क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें एक्सप्रेशन याद होना चाहिए डायरेक्टली, ये नहीं कि एग्जाम में बैठ के ऊपर की सारी कैलकुलेशंस कर रहे हो, ये एक्सप्रेशन यहां पर तुम्हें डायरेक्टली पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए ऑफ कोर्स, वो तो चीज नेसेसरी है ही, लेकिन साथ में तुम्हें ये फॉर्मूला भी यहां पर ऑलरेडी याद होना चाहिए एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि इसी के ऊपर तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन निकल करके आ रहा हो। ठीक है, तो गाइस जो तुम्हारे पास यहाँ पर ए आर है, रेडियल कंपोनेंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ये है आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, ये है तुम्हारे पास यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन, ये क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन। इसी तरह से ए थीटा की बात करूं अगर मैं, ये तुम्हारा डिफाइन है 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट, जो कि तुम्हारे पास है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जो क्या है तुम्हारे पास ट्रांसवर्स, अगेन ट्रांसवर्स है, टेंजेंशियल नहीं है, ट्रांसवर्स है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, तो ये है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो ए आर और ए थीटा ये दोनों के एक्सप्रेशन तुम्हें पता होने चाहिए, एग्जाम में निकालने के लिए बोला जा सकता है। और इसी तरह से अगर तुम्हें टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालना हो, टोटल एक्सेलरेशन अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो वो आएगा ए आर का स्क्वायर प्लस में ए थीटा का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो ये तुम्हारे पास यहां पर मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा एक्सेलरेशन का। ठीक है भाई, तो इस तरह से गाइस तुम्हारे पास यहां पर जो चीजें हैं वो रहने वाली हैं, एंड आई होप कि ये चीज यहां पर सभी को समझ में आई होगी अच्छे से। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ सकते हो। इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? क्या चीजें सबको अच्छे से समझ में आ गई? हाँ कोई कुछ बोल रहा था अभी? सर। यस, कोई डाउट नहीं है क्या? ओके देन, तो मूव करते हैं गाइस फिर आगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो गाइस देखो अभी नेक्स्ट चीज जो मैं तुम्हें काफी देर पहले से कहता आ रहा हूं कि ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल दोनों अलग अलग डायरेक्शन है, उन्हीं को भी हम समझते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स एंड टेंजेंशियल डायरेक्शंस आर डिफरेंट इन जनरल। तो सर्कुलर मोशन के केस में दोनों सेम होती हैं, सर्कुलर मोशन के केस में दोनों सेम होती हैं, उसके अलावा इन जनरल ये दोनों डायरेक्शन हमारी अलग अलग हैं। ओके, ध्यान रखोगे। तो देखो हमारे पास यहां पर क्या है कि लेट से मैंने एक सर्कल बनाया, ये मैंने सर्कल बनाया, और लेट से एक मैंने यहां पर इलिप्स बना दिया, एक मैंने क्या कर दिया यहां पर इलिप्स बना दिया इस तरह से। तो मैं दो केस ले रहा हूं। ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं इनके। ओके, तो ये गाइस हमारे पास है यहां पर इस तरह से। अब एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन के ऊपर गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, अब यहां पर गाइस लेट से पार्टिकल किसी इंस्टेंट के ऊपर यहां पर प्रेजेंट है इस तरह से, ये मेरे पास यहां पर सेंटर है। तो गाइस अब यहां पर जो आर कैप डायरेक्शन होगी ना, ये होगी इस तरह से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड ऑलवेज। ठीक है, राइट। एंड लेट से जो पार्टिकल है मेरा, जो पार्टिकल है यहाँ पर, वो लेट से मेरा यहाँ पर मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है हमारा इस सर्कल के ऊपर। ओके, अब इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो आएगा टेंजेंशियली ऐसे। तो ये हुई मेरी टी कैप डायरेक्शन यहां पर ऐसे, टेंजेंशियल डायरेक्शन जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन भी। समझ में आया? जो टेंजेंट टू द कर्व होता है ना,
तो अपने पास पार्टिकल इस सर्कल के लोग ऐसे मूव करा तो यहां से मैंने टेंजेंट इस तरह से ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो वी कैप इज इक्वल टू टी कैप, यानी कि टेंजेंट डायरेक्शन। ओके, अब इसी तरह से अगर तुम यहां पर देखो ट्रांसवर्स डायरेक्शन, रेडियल आउटवर्ड ये डायरेक्शन है, अब इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के ऊपर, तो ये 90 डिग्री ही यहां पर एंगल होगा। तो जो थीटा कैप अपने पास यहां पर आएगा वो सेम डायरेक्शन में ही आएगा। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ट्रांसवर्स और टेंजेंशियल डायरेक्शन आर सेम, ठीक है। लेकिन इन जनरल जैसे कि लेट से ये इलिप्स है हमारे पास, इलिप्स में भी लेट से हमारा जो पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हमारा मूव कर रहा है। मान लो ये मेरे पास यहां पर इसका सेंटर है, यहां से लेट से पार्टिकल मेरा यहां पर प्रेजेंट है, अब इधर से रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन हुई ये ऐसे, ये आ गई मेरे पास यहां पर आर कैप डायरेक्शन। अब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो होती है टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो यहां पर टेंजेंट अगर तुम डालोगे तो टेंजेंट जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, तो ये अपने पास आएगा वी कैप इक्वल टू टी कैप, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, तो वो आएगी इस डायरेक्शन में। अब ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होती है, जो इस आर कैप के 90 डिग्री हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है यहां पर, तो ये वाली होगी ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो यहां पर अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ट्रांसवर्स डायरेक्शन अलग है और टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है वो अलग है। तो इन जनरल ट्रांसवर्स एंड टेंजेंशियल आर टू डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन सर्कुलर मोशन के केस में दोनों सेम होती है। और क्लास 11th के अंदर क्योंकि हमारा मेन जो फोकस रहता था वो सर्कुलर मोशन के ऊपर रहता था, तो इसी वजह से वहां पर एक डाउट रह जाता है दिमाग में कि दोनों डायरेक्शन से सेम होती है, लेकिन इन जनरल हमारे पास ये दोनों डायरेक्शन क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। इस चीज को अब अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। तो बेफालतू में इसी वजह से फिर क्वेश्चन गलत करके आओगे। समझ में आया, ठीक है। तो यहां पर लिख भी लेना साथ में, जैसे ओनली इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन these two directions are same। ओके, तो ये अपने पास है यहाँ पर डिस्कशन ट्रांसवर्स का और टेंजेंशियल डायरेक्शन का। आई होप कि इसके साथ अब क्लियरिटी आ गई होगी डायरेक्शन की, और इसके अंदर उम्मीद करता हूं कि अब तुम गलती नहीं करके आओगे अगर क्वेश्चन टेंजेंशियल या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन के ऊपर बनता है तो, ठीक है। ऑल गुड, सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ूं? यस सर। तो यस आओ सर। भाई फिर मूव करते हैं आगे नेक्स्ट चीज की तरफ। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर जो अभी तक हमने पढ़ा है। लेकिन मूव आगे क्वेश्चन के ऊपर मूव करने से पहले कंसेप्ट बच गया है, एक बार उसको भी डिस्कस करते हैं जरा। गाइस देखो अभी ना हमने ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला देखा था। हमने क्या देखा था, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला देखा था, राइट। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए थीटा। ए थीटा गाइस हमारे पास था 2r थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट। तो ये गाइस अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला देखा था ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का, राइट। अब इस ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन गाइस एक तरीके से हम और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, ए थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज तो इस तरह से गाइस हमारा यहां पर ये लिखा जा सकता है ए थीटा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है, इस चीज को डिवाइड बाय आर करो, तुम्हारे पास ये सेम एक्सप्रेशन आ रहा होगा। यहां पर जो मैंने टर्म लिखी है तब इसको तुम सिंप्लीफाई कराओगे तो वो बिल्कुल इसी के इक्वल आ रहा होगा। तो इसी वजह से इस टर्म को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आओ करके दिखा देता हूं तुम्हें मैं यहाँ। तो 1/r है, इसका डेरिवेटिव करो तो क्या आएगा, 2r डॉट आएगा, साथ में थीटा डॉट प्लस में आर स्क्वायर एज इट इज, और फिर थीटा का डबल डॉट आएगा इस तरह से। तो यही बना इसका टाइम डेरिवेटिव। अब आर के साथ डिफरेंशिएट करने पे क्या बन रहा है, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट। तो क्या ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन सेम नहीं है, राइट। तो इसी वजह से जो ए थीटा है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब ये वाली फॉर्म हम यूज क्यों कर रहे हैं, और गैस देखो ज्यादातर ना
अगर मैं बात करूं ज्यादातर इस फॉर्म से ज्यादा ये वाली फॉर्म तुम्हारी ए थीटा की काम आ रही होगी तुम्हें क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो ये वाली फॉर्म भी हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली जो फॉर्म है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें पता होनी चाहिए। किन टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्म काम आएगी? जब भी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि तुम्हारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, 0 है, तब भी तुम्हें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन 0 बोल दिया जाए तो तुम ये वाली फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। तो वो तुम्हें क्या बताएगा, देखो, व्हेन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, when transverse acceleration is equal to 0 then a थीटा, जो कि लिखा जा सकता है किस फॉर्म में, 1/r टाइम डेरिवेटिव ऑफ r स्क्वेयर थीटा डॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हमें पता चलेगा 1/r तो 0 है नहीं, तो इस डेरिवेटिव को 0 होना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव को 0 करने के लिए जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो यहां से हमें पता चलेगा r स्क्वेयर थीटा डॉट इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट है। तो ये गाइस हमारे पास यहां से एक इक्वेशन निकल करके आ जाएगी, r स्क्वेयर थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कब आएगी इक्वेशन? तब भी हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाली चीज, ये रिलेशन जो है तुम्हारे पास वो वैलिड रिलेशन हो जाएगा, और ये रिलेशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये रिजल्ट गाइस तुम्हें आगे तक दिखाई देगा, जैसे हम लास्ट में मैकेनिक्स के तब हमारे बिल्कुल एंड आ रहा होगा तो हम सेंट्रल फोर्स मोशन पढ़ेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे कि तब हमारे पास क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होती है। सेंट्रल फोर्स होने का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स ना हो, मतलब कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बेसिकली 0 होता है फॉर द सेंट्रल फोर्सेस। जैसे कि तुमने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ी है, ठीक है, तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ी है क्लास 11th एंड क्लास 12th में, राइट। तो वो दोनों ही तुम्हारी सेंट्रल फोर्स थी, ठीक है। तो उनके लिए जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है ना, वो तुम्हारा 0 होता है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के 0 हो जाने से क्या होगा तुम्हारे पास, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। अगर इस टर्म के साथ में मास को मल्टीप्लाई कर दूं ना, इस टर्म के साथ अगर मैं मास को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो अपने पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है इन केस ऑफ सेंट्रल फोर्स मोशन, वो अपने पास कांस्टेंट होता है। और ये चीज हम आगे तब सेंट्रल फोर्स मोशन पढ़ेंगे, जो कि हमारा मैकेनिक्स का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, राइट। तो वहां पर ये चीज हमें काम आ रही होगी, ठीक है। तो एम आर स्क्वेयर थीटा डॉट हमारे पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है। कैसे होता है ये चीज तुमने सबने पढ़ी होगी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी आर, है ना। और v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा होगा, तो एम वी को ओमेगा आर पुट करोगे, ठीक है, और एक आर यहां पर पहले से, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। अब ओमेगा जो है वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि जो एंगल है वो किस रेट के साथ चेंज हो रहा है, यानी कि डी थीटा बाई डी टी। तो ओमेगा इज जस्ट थीटा डॉट, ओमेगा इज जस्ट इक्वल टू थीटा डॉट। तो एम आया, आर स्क्वायर आया और थीटा डॉट आया। तो लो भाई, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम रिलेट हुआ। तो तब भी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या हुआ तुम्हारा, 0 हुआ। तो समझ जाना है एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और तब कंजर्वेशन लॉज वाले चैप्टर आएंगे हमारे पास, तो वहां पर भी हो सकता है तुम्हें इसी तरह से इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन तुम्हारे पास 0 है, तो उस केस में तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, जस्ट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा वहां से सिंपली, ठीक है। तो चीजें गाइस मैकेनिक्स में इसी तरह से रिलेट होती जाएंगे आपस में, जैसे अभी मैंने तुम्हें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, राइट। तो तुम्हें छोटे छोटे बेसिक लेवल पे डिटेलिंग पता होनी चाहिए, तभी तुम्हें कंसेप्ट्स पता होंगे, तभी तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर पाओगे, ठीक है। तो अपने पास आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट है इफ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। सिर्फ इस कंडीशन के ऊपर है, कहीं और मत लगा देना इसको, ठीक है। इस स्टेप में कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन हो यहां पर, क्या सारी चीजें समझ में आई? सर यस। सर मतलब क्वेश्चन में हमेशा प्लेन पोलर के टर्म्स में गिवन होगा। देखो, अगर तुम्हें ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बोला है तो वो यानी कि प्लेन पोलर में ही गिवन है तुम्हें, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड डायरेक्शन में दे रखा होता तो फिर वो कार्टेशियन में जाता, ठीक है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन पोलर सिस्टम में एक हल्का सा फर्क होता है, सिलेंडर में जस्ट प्लेन पोलर प्लस में जेड डायरेक्शन और आ जाती है। तो अगर ट्रांसवर्स दे रखा है तो चाहे से हो फिर वो तुम उसको पोलर में मानना है पोलर मान लो, सिलेंडर में मानना है सिलेंडर मान लो, दोनों केस में ये रिजल्ट एप्लीकेबल रहेगा।
क्या ये चीज क्लियर है? ओके, जी सर। ट्रांसवर्स का मतलब ही तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया वो। ओके, नाइस देन। और कोई डाउट किसी को? एनीवन? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं मैं अभी आगे? बढ़े यस आगे? सर। तो आओ भाई। तो गाइस देखो, फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है, ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने डिस्कस किया कंसेप्चुअली, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज जीरो? क्या आर डॉट हमारे पास कांस्टेंट होगा? आर डॉट कांस्टेंट की गाइस कोई कंडीशन हमारे पास इस केस में डेवलप नहीं होती है। ना थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट होने की हमारी कोई कंडीशन डेवलप होती है, ना ही आर थीटा डॉट कांस्टेंट होने की कोई कंडीशन डेवलप होती है। हमारे पास जो कंडीशन डेवलप होती है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो होने से, वो बनती है डी वाली, कि आर स्क्वेयर थीटा डॉट इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास? कांस्टेंट। और इसके साथ अगर मास मल्टीप्लाई कर दो तो एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो हो सकता है ऑप्शन में इसकी जगह पर जैसे इतना मेंशन कर रखा होता एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो समझ जाना वो एक ही बात है। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो होने से ये वाली चीज हमारे पास क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। तो इस चीज को तुम ध्यान रखोगे। ओके, तो ये चीज है। तो ये सिंपल क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गाइस हमारा जैम एग्जाम से है, ये क्वेश्चन हमारा आईटी जैम एग्जाम से है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें यहां पर क्या गिवन है? अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ प्लेन इफ द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो एंड एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या बोला इन्होंने? रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो आर डबल डॉट यहां पर जीरो किया इन लोगों ने, सॉरी, रेडियल एक्सेलरेशन था, ए आर इक्वल टू जीरो किया। ए आर क्या होता है? आर डबल डॉट माइनस में आर एट थीटा डॉट स्क्वायर। तो इस टर्म को इन्होंने इक्वल टू जीरो बोला है, रेडियल एक्सेलरेशन को। ओके, साथ में बोला है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है तुम्हारे पास? ओमेगा, यानी कि थीटा डॉट। एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा, जो कि होती है तुम्हारे पास क्या? थीटा डॉट। ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर थीटा डॉट होती है गैस। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी बोला था, तो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, राइट, जो कि होती है जस्ट थीटा डॉट। कि हमारा जो एंगुलर पोजीशन है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रही है, राइट। जो हमारा थीटा कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहा है, तो वो होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको इन्होंने कांस्टेंट बोला है। तो इसको कांस्टेंट अगर बोला है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि थीटा डबल डॉट इक्वल टू जीरो? क्या ये चीज मैं यहां से क्लेम कर सकता हूं? बिल्कुल, ये चीज मैं यहां पे क्लेम कर सकता हूं, ठीक है। ओके, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। तो अभी गाइस देखो हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है? ये वाला है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या है? जीरो। ये अपने पास यहाँ पर मेन रिलेशन है। तो इसको लिखा जा सकता है आर डबल डॉट इक्वल टू आर थीटा डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान देना इस चीज के ऊपर, आर डबल डॉट है गाइस मेरे पास यहां पर, ठीक है। आर डबल डॉट का गाइस मतलब क्या है? आर डबल डॉट का मतलब है कि हम यहां पर आर डॉट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही मतलब है इसका, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं dr के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, dr के साथ मैं यहां पर डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो अब यहां पर इसको क्या लिखा जा सकता है? डी आर डॉट बाई डी आर, साथ में अपने पास डी आर बाई डी टी, इस तरह से। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू आर डॉट, तो ये बन जाएगा आर डॉट टाइम्स डी आर डॉट बाई डी आर, इस तरह से। तो ये गाइस हमारे पास आर डबल डॉट का एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो कुल मिलाकर गाइस यहां पर बात ये होती है इस वाले फॉर्म की, कि यहां पर ना हमने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं किया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो आर डॉट है, अगर लेट्स से तुम्हारे पास टाइम का फंक्शन है, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो उस केस में आर डबल डॉट को तुम लिखोगे सीधा डी बाई डी टी ऑफ आर डॉट, इस तरह से, अगर ये टाइम का फंक्शन है तो। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आर डॉट को मैं एज अ फंक्शन ऑफ आर डिफाइन कर रहा हूं इस तरह से, तो अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? चेन रूल लगाऊंगा। यानी कि पहले आर डॉट को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है। पहले मैं आर डॉट को विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट करूंगा, फिर ये आर डॉट जिसका फंक्शन है, यानी कि वो आर का फंक्शन है ना, अब उसको डिफरेंशिएट यहां पर किया जाएगा डी आर बाई डी टी, इस तरह से। तो ये डिफरेंशिएशन की चेन रूल वाली प्रॉपर्टी अपने पास है और कुछ नहीं। तो अपने पास यहां पर बन जाएगा आर डॉट टाइम्स ऑफ डी आर डॉट बाई डी आर। तो अगर तुम्हें मैथमेटिक्स को इस तरह से समझना है, इस तरह से समझ लो। और दूसरा तरीका अपने पास ये रहा, और ये ऐसी चीज नहीं है जो हमने फर्स्ट टाइम देखी है, ठीक है। ये ऐसी चीज नहीं है जो हमने फर्स्ट टाइम देखी है, तुमने इसी तरह का एक रिलेशन क्लास 11th में मैकेनिक्स के अंदर भी देखा होगा। कौन सी चीज देखी होगी? तुमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया होगा। एक्सेलरेशन को इस दो फॉर्म में डिफाइन किया जाता है, एक होता है डीवी बाई डी टी और एक होता है दूसरा वी डीवी बाई डी एक्स।
क्या ऐसा कुछ तुम्हें याद आ रहा है क्लास 11 से? कुछ ऐसा याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है क्या? कुछ तो बोलो। आ रहा है सर। यस सर। राइट। तो यहां पर भी सेम वही काम किया जाता है जो क्लास 11 में इस स्टेप में यहां पर काम किया है, वही यहां पर भी है। बस यहां पर तुम्हारे पास v था, यहां पर r डॉट है, इतना ही तो फर्क है, बाकी सेम का सेम रिप्लेस करके देखो। ठीक है, v की जगह पर r डॉट है और ऐसे ही x की जगह पर r है, फॉर्म सेम है वही की वही। ठीक है, तो अपने पास है जस्ट बेसिक डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से r डबल डॉट को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर r डॉट को लिखने का तरीका है। ठीक है, इसको एक काम करना है यहाँ पर अलग से कर लेना कि r डॉट अगर r का फंक्शन है तो r डबल डॉट कैसे डिफाइन। तो जस्ट ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। तो इस r डबल डॉट को भी इस तरह से रिप्लेस करा लो। ठीक है, तो साइड में हमने रफ वर्क किया है, r डबल डॉट को यहाँ पर रिप्लेस करा लो, तो अपने पास क्या बनेगा, r डॉट डी आर डॉट बाई डी आर, ठीक है, इक्वल टू r, साथ में थीटा डॉट स्क्वायर आएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे। तो आर डॉट है, डी आर डॉट है, साथ में थीटा डॉट स्क्वायर है। थीटा डॉट तो जस्ट कांस्टेंट था ना, थीटा डॉट क्या था, कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि थीटा डॉट स्क्वायर हमारे पास क्या कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया। इसको इंटीग्रेट कराओ, आर डॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, इक्वल टू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस में, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ पर लिमिट्स पुट नहीं करा रहे, तो सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो अभी पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो आर डॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू थीटा डॉट स्क्वायर, साथ में आर स्क्वायर प्लस में 2c, इस तरह से। अगर अब तुम्हें यहां से आर डॉट की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हारे पास क्या आएगी, आर डॉट की वैल्यू, आर डॉट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में सम कांस्टेंट, ये 2c है ना, तो 2c को लेट से मैं सम कांस्टेंट c1 पुट कर देता हूं। तो ये गाइस हमारे पास यहाँ पर फॉर्म आ जाएगी। अब जस्ट ऑप्शन के साथ मैच करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा सेटिस्फाई हो रहा है। ऑप्शन के साथ जस्ट मैच करके देख लो कि तुम्हारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो आर डॉट की जो फॉर्म आई है वो अंडर रूट ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर जो कि कांस्टेंट है, साथ में आर स्क्वायर प्लस में c1। तो उन्होंने गाइस यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना वो ए और बी यूज किए हैं, इन्होंने क्या किया है, ए और बी यूज किया है, लेकिन फॉर्म को देखो यहाँ पर, एक बार ऑप्शन बी में देखो, आर डॉट है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस में बी है। तो अगर तुम यहाँ पर क्या करो, थीटा डॉट स्क्वायर को ए पुट करा लो, ठीक है, और c1 को तुम बी पुट करा लो, तो ये बिल्कुल उसी फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर क्या है, ए आर स्क्वायर प्लस में बी, क्योंकि ए और बी को जस्ट कांस्टेंट बोला गया था ना, तो ए और बी अपने पास कांस्टेंट है। ए इक्वल टू जस्ट तुम्हारे पास थीटा डॉट स्क्वायर है, और जो अपने पास यहाँ पर बी है वो c1 है, और c1 को मैंने पुट किया था 2c, इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर के? तो ये था तुम्हारा एग्जाम का पीवाईक्यू इसी टॉपिक से रिलेटेड। कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो पूछ लो, नहीं तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट यहां तक किसी को, एनीवन? क्या सारी चीजें क्लियर हो गई यहां तक? यस सर। बढ़ चलूं मैं आगे? तो आओ गाइस फिर मूव करते हैं अभी हम आगे। नोट हो गया है बच्चा? हो गया सर। तो आओ गाइस मूव किया जाए आगे। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जैम 2022 से है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन अ प्लेन विद अ कांस्टेंट रेडियल स्पीड r डॉट एंड अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड गाइस थीटा डॉट होती है, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा डॉट मेंशन होगा, लिखना भूल गए हम लोग, तो यहाँ पर थीटा डॉट साथ में होगा। द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन आर थीटा कोऑर्डिनेट इज। तो हमसे यहाँ पर जस्ट एक्सेलरेशन पूछा है यहाँ पर, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, रेडियल स्पीड को कांस्टेंट बोला है ना, साथ में एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट बोला है। तो इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि आर डॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन के अंदर बोला है, मैं खुद नहीं कह रहा हूं। तो यहां से अपने पास आया आर डबल डॉट इक्वल टू 0,
यहां से अपने पास आया थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अब ये चीजें आ चुकी है। ठीक है, अब हमें कंप्लीट एक्सेलरेशन पता होता है कि क्या होता है ना। कंप्लीट एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आर कैप प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट साथ में थीटा कैप, ये अपने पास होता है। अब यहां पर आर डबल डॉट की वैल्यू 0 कर दो, थीटा डबल डॉट की वैल्यू 0 कर दो, तो ये वाली टर्म भी 0, ये वाली टर्म भी 0 है ना। तो अपने पास इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराने के बाद, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराने के बाद अपने पास जो बचा है वो बचा है माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर साथ में आर कैप प्लस में 2r डॉट थीटा डॉट 2r डॉट थीटा डॉट एंड साथ में थीटा कैप आएगा इस तरह से। तो ये गाइस हमारे पास यहां पर बचा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, इजी, राइट। तो ये था तुम्हारा यहां पर जैम 2022 से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गाइस काफी ज्यादा बेसिक है, राइट। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सब क्लियर हुआ यहां तक, यस सर। नोट करो फटाफट, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें मूव आगे, यस सर। तो आओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ा जाए अभी। तो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जैम 2022 अगेन, पिछला भी 2022 से था, ये भी, बस ये तुम्हारा एमएसक्यू है, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट रहेंगे। पिछले वाला एमसीक्यू था, ये एमएसक्यू में आया था। ठीक है, तो सेम ईयर में 4 मार्क का तुम्हारा यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है इसी टॉपिक से। तो देखो यहाँ पर क्या है, लेट आर थीटा डिनोट द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इफ आर कैप एंड थीटा कैप रिप्रेजेंट द कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स देन। तो वैसे यहाँ पर जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए बोल दिया है। अगर तुम यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हो, आर कैप का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आर कैप का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर, थीटा कैप का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा कैप का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू आर। सो यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट, राइट, इट्स सिंपल ना, राइट। तो आप देखते हैं कि अपने पास क्या कुछ हो रहा होगा और क्या कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो आर कैप की अगर बात की जाए, आर कैप किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप, राइट। तो अगर तुम यहां पर आर कैप को डिफरेंशिएट कराते हो विद रिस्पेक्ट टू आर, तो क्या आएगा ये, क्या इसके अंदर तुम्हें कहीं पे आर दिखाई दे रहा है, नहीं है ना आर, 0 आ गया। इसी तरह से अगर तुम आर कैप को डिफरेंशिएट कराओ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा, फिर आई कैप है, फिर अपने पास आएगा प्लस कॉस थीटा जे कैप। ये क्या होता है, ये थीटा कैप, यस। तो अपने पास यहां पर जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट, है ना। तो ऑप्शन ए हमारे पास यहां पर मैच हो चुका है, तो एक तो करेक्ट वो आ गया। अब इसी तरह से और क्या निकालने के लिए बोला इन लोगों ने, थीटा कैप को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला है विद रिस्पेक्ट टू थीटा एंड विद रिस्पेक्ट टू आर। तो जरा उसको भी देख लेते हैं कि थीटा कैप को डिफरेंशिएट करने पे हमें क्या मिलेगा, राइट। तो आओ जरा उसको भी एक बार देख लिया जाए। तो थीटा कैप को डिफरेंशिएट करना है विद, पहले तो थीटा कैप लिख लो कि थीटा कैप क्या होता है। तो थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप। अब इसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दो, थीटा कैप को विद रिस्पेक्ट टू आर करोगे तो 0 ही आएगा, थीटा कैप को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो अपने पास क्या आएगा, ये
साइन थीटा का बनता है कॉस, तो माइनस कॉस थीटा आएगा, फिर कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन थीटा जे कैप आएगा। नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लिया जाएगा तो अपने पास बनता है कॉस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप, जो कि अपने पास जस्ट आर कैप होता है, तो ये अपने पास बन जाएगा माइनस ऑफ आर कैप। तो अब देख लो क्या कोई ऑप्शन ऐसा प्रेजेंट है जहां पर ये वाला डेरिवेटिव जो माइनस आर कैप के इक्वल दे रखा हो। तो ऑप्शंस देख लेंगे, तो ऑप्शन सी जो है गाइस यहाँ पर यही कह रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये डेरिवेटिव तो जीरो आया था ना। तो यहाँ पर ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए और सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल था अगेन, ठीक है। 2022 का इस पेपर ही ओवरऑल इजी साइड के ऊपर था, 2022 का ओवरऑल पेपर ही इजी साइड के ऊपर था, ठीक है, तभी उसकी कट ऑफ भी हाई गई थी और स्टूडेंट्स को आईआईटी लेने के लिए 60+ मार्क्स चाहिए थे, ठीक है, क्योंकि वो साल का पेपर आया ही काफी ज्यादा इजी था, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन काफी इजी लेवल के ऊपर थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, यहां तक कोई डाउट है किसी को? बढ़ू मैं आगे? यस सर। अब गाइस देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको तुम यहां का भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये इस कंसेप्ट से भी सॉल्व हो जाएगा, और इस क्वेश्चन को तुम कंसिडर कर सकते हो कहां पर, आगे तब हम सेंट्रल फोर्स मोशन पढ़ेंगे गाइस, तो वहां पर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, ठीक है। एक हमारे पास क्या आती है, ऑर्बिट की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। लेकिन अभी हमने वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ी नहीं है, तो उससे सोल्व नहीं करेंगे, जो अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़े ना उसी की मदद से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। एंड इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन एक बार टीआईएफआर में पहले आ चुका है, इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन टीआईएफआर में पहले आ चुका है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ इट्स पार्ट आर थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो गैस हमें गिवन क्या है, गिवन दे रखा है कि एक हमारे पास पाथ है आर थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, जिसके ऊपर एक पार्टिकल हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे एक सर्कल होता है तो सर्कल की इक्वेशन होती है ना, अगर पार्टिकल सर्कल के ऊपर मूव कर रहा होता है तो वहां पर हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो वो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पाथ होता है उसके लिए, ठीक है। ऐसे ही यहां पर हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, आर थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये इक्वेशन ऑफ पाथ गिवन है जहां पर हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, समय एक रैंडम कर्व है। ओके, अब इसके बाद क्या है, इफ द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इज जीरो, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को जीरो कहा, और मैंने तुम्हें क्या कहा था कि तब भी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन को जीरो कहा जाएगा तो तुम क्या यूज करोगे, आर स्क्वेयर थीटा डॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहा था। लेट्स से इस कांस्टेंट को मैं कह देता हूं के, ठीक है। तो जहां पर भी तुम्हें ए थीटा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जीरो दे दिया जाएगा तो तुम यूज करोगे आर स्क्वेयर थीटा डॉट इक्वल टू क्या, कांस्टेंट, ठीक है। निकालना क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल वेरीज विद आर एस, तो हमें बतानी है कि हमारे पास फोर्स क्या होगी पार्टिकल के ऊपर। अब ध्यान दो, जो फोर्स होती है वो क्या होती है, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होती है वो क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन होती है क्या। अब एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हो सकते थे, एक तो रेडियल कंपोनेंट, साथ में ए थीटा कंपोनेंट, मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट। अब ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन के अंदर जीरो दे रखा है, तो यानी कि जो फोर्स अपने पास बची वो सिर्फ रेडियल कंपोनेंट से आ रही होगी, मतलब रेडियल एक्सेलरेशन होगा उसके पास सिर्फ, है ना। जो फोर्स है अपने पास यहाँ पर क्या है, वो एक सेंट्रल फोर्स है, वो क्या है हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, क्योंकि अपने पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो तो अपने पास यहाँ पर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अपने पास बचा एम ए आर, आर कैप, ये हमारे पास बचा। और ए आर क्या है सबको पता है ना, ए आर क्या है सबको पता है। तो गाइस अब हमें इस फंक्शन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर निकालनी है, इस फंक्शन की वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ आर यहां पर फाइंड करनी है कि वो क्या होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर आर डबल डॉट को रिप्लेस करवाना पड़ेगा, थीटा डॉट स्क्वायर को हमें यहां पर रिप्लेस करवाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर ये हमें रिप्लेसमेंट करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर जस्ट फंक्शन ऑफ आर बताना है कि वो कैसा होगा। तो थीटा डॉट स्क्वायर को भी गायब करना पड़ेगा, आर डबल डॉट को भी हमें यहां से गायब करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे इनको, यहां से देखो थीटा डॉट किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से, के डिवाइड बाय आर स्क्वायर, तो के तो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, तो थीटा डॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि थीटा डॉट स्क्वायर जो होगा अभी वो क्या बन जाएगा, के स्क्वायर
डिवाइड बाय आर की पावर 4 हो जाएगा। तो इस टर्म को तुम यहाँ पर रिप्लेस करा सकते हैं बड़े आराम से थीटा डॉट को, ठीक है। तो थीटा डॉट को तो हम अभी इजीली आराम से प्लेस करवा लेंगे, बचा आर डबल डॉट। तो आर डबल डॉट को कैसे देखेंगे, देखो भाई, आर डबल डॉट को हमें निकालना है, आर डबल डॉट। तो आर डबल डॉट को कैसे हमें निकालना है, तो अब उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाए। तो आर डबल डॉट क्या होता है वैसे देखा जाए तो, आर डबल डॉट होता है तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टाइम का आर डॉट का, है ना, ये होता है तुम्हारा आर डबल डॉट। तो अब तुम्हें कहीं से आर डॉट निकालना पड़ेगा। अब गैस तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है, क्योंकि हमने इस इक्वेशन को अभी तक यूज नहीं किया ना कहीं पे, तो तुम्हें गैस एक इक्वेशन ऑफ पाथ दे रखा था इस तरह से, आर थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो क्यों ना मैं यहां से आर को देखूं, इस कांस्टेंट को लेट से मैं सी कह देता हूं, कांस्टेंट सी, ठीक है। तो आर हमारे पास यहां पर बनेगा सी बाई थीटा। अगर मैं इसको यहां पर डिफरेंशिएट करा दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अपने पास क्या बनेगा, आर डॉट इक्वल टू सी बाई थीटा डॉट स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और साथ में थीटा डॉट आएगा यहां पर इस तरह से। तो इसको मैंने यहां पर क्या किया, डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मैंने क्या किया यहां पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ हमने इसको क्या कर दिया, जस्ट डिफरेंशिएट कर दिया, और आर डॉट मेरे पास इसके इक्वल आ चुका है। और थीटा डॉट की मेरे पास पहले से वैल्यू है, ये एरिया थीटा डॉट, है ना, के डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के डिवाइड बाय आर स्क्वायर हम पुट कर लेंगे। तो देखो अपने पास यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस सी के डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे थीटा की वैल्यू इधर से निकाल लेंगे, इधर से थीटा किसके इक्वल आएगा, सी बाय आर के इक्वल आ जाएगा क्या। तो यहाँ पर सी बाय आर पुट करेंगे तो सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अपने पास यहाँ पर बचेगा माइनस के बाय सी। के बाय सी इज ऑल्सो एन सम कांस्टेंट। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो आर डॉट आया है ना, आर डॉट इक्वल टू कांस्टेंट है। तो अगर आर डॉट कांस्टेंट है तो हम क्या कह सकते हैं यहां से, आर डबल डॉट ये कह सकते हैं, राइट। तो आर डबल डॉट इक्वल टू 0, ये चीज हमने यहां से फाइंड कर ली है। ओके, ये चीज अभी हमने यहां से फाइंड कर ली है, आर डबल डॉट इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। तो अभी हमारा काम क्या था, हमारा काम था टोटल फोर्स निकालना। और फोर्स का जो एक्सप्रेशन अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, वो क्या था, एम आर डबल डॉट माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर साथ में आर कैप, ये हमारे पास फोर्स थी टोटल। अब आर डबल डॉट तुम्हारे पास 0 हो ही चुका है, माइनस में आर है, थीटा डॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, के स्क्वायर डिवाइड बाय आर की पावर 4। तो यहां पर पुट करेंगे के स्क्वायर डिवाइड बाय आर की पावर 4 इस तरह से, साथ में आर कैप। तो अपने पास यहां पर जो फोर्स का एक्सप्रेशन बचा वो बचा माइनस एम के स्क्वायर डिवाइड बाय आर की पावर 3 एंड साथ में आर कैप। तो ये फोर्स गैस हमारे पास रेडियली इनवर्ड एक्ट कर रही होगी, क्या कर रही होगी ये फोर्स हमारी, रेडियली इनवर्ड एक्ट करेगी, क्योंकि यहां पर माइनस आर कैप डायरेक्शन है ना, माइनस आर कैप होती है रेडियली आउटवर्ड, माइनस आर कैप होगी रेडियली इनवर्ड। ओके, तो यहां पर जो फोर्स है वो आ रही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये गाइस हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा है, टिक लगा लो, क्योंकि जस्ट तुमसे फोर्स की डिपेंडेंस पूछी गई थी कि आर के ऊपर वो किस तरह से डिपेंड कर रही है। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एंड दैट्स ऑल। क्या ये क्वेश्चन यहां पर सभी को अच्छे से समझ में आया, क्या इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, एनीवन। सर जो आर क्या है, मतलब उसको तो हम आर वेक्टर अपन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हैं। लेकिन वो फिर मैग्नीट्यूड तो ऊपर भी होगा नीचे भी होगा ना, हमें तो जस्ट यहाँ पर ये बताना कि आर के मैग्नीट्यूड से तो किस तरह से डिपेंड करे। तो अगर तुम आर कैप को ऐसे लिख भी रहे हो, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऊपर भी तो है ना ऐसे, फिर तो वो आर से आर तो कटेगा ना, तभी तो वो आर कैप बचेगा। क्या क्या चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। तो तुम ये नहीं कह सकते वहां पर कि आर की पावर 4 आ गया, क्योंकि ऊपर आर भी अभी ऊपर भी प्रेजेंट है, आर आर वेक्टर के अंदर, क्लियर है। तो 1/r⁴ इसका आंसर होगा, आर की पावर 4 नहीं होगा। ओके, क्या ये चीज यहां पर सभी को क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेकर के, एनीवन।
ऑल गुड। यस सर। तो आओ गाइस फिर मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब नेक्स्ट चीज की तरफ, जो कि हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ने देख लिए हैं, कार्टेशियन देख लिया है, प्लेन पोलर हमने देख लिया है। अब बारी है सिलेंड्रिकल की। अगर प्लेन पोलर तुम्हें समझ में आ गया तो सिलेंड्रिकल कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिलेंड्रिकल गाइस क्या होता है तुम्हारा, प्लेन पोलर प्लस में जेड कोऑर्डिनेट। इसके पास गाइस एक हाइट और आ जाती है जो हम जेड कोऑर्डिनेट हम यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, लेट्स से ये अपने पास यहां पर एक्स डायरेक्शन है, ये अपने पास यहां पर वाई डायरेक्शन है, ये अपने पास यहां पर जेड डायरेक्शन है, इस तरह से। ठीक है, तो अभी पहले लेट्स से पार्टिकल जो हमने प्लेन पोलर में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा था इस तरह से। लेट्स से सर्कल में मूव कर रहा है इस तरह से, मैंने मान लिया। ठीक है, किसी एक इंस्टेंट के ऊपर उस पार्टिकल की पोजीशन ये थी हमारे पास इस तरह से। ठीक है, कि अपने पास ये डिस्टेंस आर हो जाएगा और एंगल विद द एक्स एक्सिस ये थीटा हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था, राइट। तो ये था हमारे पास कहां पर, ये था हमारे पास प्लेन पोलर के अंदर जो अभी तक हमने डील किया था। तो ये था जस्ट एक 2D प्लेन के अंदर। अब इसी तरह से पार्टिकल जो है वो एक हाइट भी अचीव कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स से मैं कह रहा हूं कि पार्टिकल के पास आर थीटा कोऑर्डिनेट तो है, लेकिन अब ये एक सम हाइट और अचीव कर चुका है इस तरह से ऊपर की तरफ यहां पर। ठीक है, तो ये अपने पास होगा इसका यहां पर z कोऑर्डिनेट। ये क्या होगा हमारे पास यहां पर इसका z कोऑर्डिनेट। ठीक है, और ये अब इस तरह से यहां पर सर्कुलर मोशन ऊपर कर रहा होगा ऐसे। तो अपने पास यहां पर जस्ट जो एक्स्ट्रा आया है, यहां पर अपने पास जो एक्स्ट्रा आया है वो जस्ट हाइट आई है, कि हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर ना रह करके हम किसी मतलब एक्स वाई के पैरेलल प्लेन के ऊपर जा चुके हैं। ठीक है, तो वो अपने पास यहां पर एक जेड कोऑर्डिनेट एक्स्ट्रा आ जाता है इधर। ठीक है, तो इस तरह से गाइस हमारे पास यहां पर रहता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहां से अपने पास आर थीटा कोऑर्डिनेट आते हैं और प्लस में अपने पास एक जेड कोऑर्डिनेट। तो अपने पास यहां पर तीन कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, आर थीटा और जेड, इस तरह से। ठीक है, पार्टिकल की अगर हमें पोजीशन डिफाइन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर खड़ा हूं, मेरे को यहां तक पहुंचना है। मैं इधर खड़ा हूं, मेरे को यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले पहले थीटा डायरेक्शन में आर डिस्टेंस चलूंगा, एंगल थीटा के ऊपर मैं आर डिस्टेंस चलूंगा, मैं यहां पर पहुंच गया। अब उसके बाद मेरे को एक हाइट अचीव करनी है, तो अब मैं इस तरह से ऊपर की तरफ जाऊंगा। तुम ऐसे समझ सकते हो, मान लो तुम यहां पर खड़े हो, तुम्हारे सामने एक बिल्डिंग है। ठीक है, एलनेट से तुम्हें बिल्डिंग के 10th फ्लोर के ऊपर जाना है। ठीक है, तुम ग्राउंड पे खड़े हो, तुम्हारे सामने एक बिल्डिंग है, तुम्हें उसके क्या करना है, 10th फ्लोर के ऊपर जाना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जितना तुम्हारे और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस है, तुम्हें वो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उस डायरेक्शन में। करेक्ट, तो तुमने उस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस पहले ट्रेवल किया, उसके बाद फिर तुम लिफ्ट पकड़ोगे और 10th फ्लोर के ऊपर तुम जाओगे। राइट, तो उसी तरह से तुम्हारे पास यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम करते हैं, कि पहले तुम एक 2D प्लेन के ऊपर मूव करोगे आर थीटा कोऑर्डिनेट का यूज करते हुए, उसके बाद फिर तुम एक हाइट अचीव करोगे जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारे पास यहां पर रहेगा। तो पोजीशन वेक्टर भी उसी तरह से तुम्हारा डिफाइन होगा, कि पहले तुम 2D प्लेन में आर डिस्टेंस चले, आर कैप डायरेक्शन में, आर डिस्टेंस चले आर कैप डायरेक्शन में, और उस वहां पर पहुंचने के बाद तुम जेड हाइट तुमने ट्रेवल की जेड कैप डायरेक्शन में। ये बन गया तुम्हारा यहां पर पोजीशन वेक्टर, प्लेन पोलर प्लस में जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसी तरह से वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, इसका डेरिवेटिव तुम्हें पता है कि क्या आएगा, हमने ऑलरेडी प्लेन पोलर में निकाल लिया है। इसका डेरिवेटिव निकालना मुश्किल काम है नहीं, क्योंकि जेड कैप देखा जाए, जेड कैप अपने पास एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है, जेड कैप एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है। तो ये अपने पास बनेगा आर डॉट आर कैप प्लस में आर थीटा डॉट थीटा कैप। ये कहां से आया, कहां से आए, प्लेन पोलर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो अपने पास सिंपली आएगा जेड डॉट जेड कैप। तो लो भाई, ये आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की वेलोसिटी। ये क्या आ गई, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तुम्हारी वेलोसिटी। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। पहली दो टर्म का तुम्हें डिफरेंशिएशन का रिजल्ट पता है कि क्या आएगा, तीसरी टर्म का डिफरेंशिएशन करवाना मुश्किल काम है नहीं, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, पहली दो टर्म्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, आर डबल डॉट
माइनस में आर थीटा डॉट स्क्वायर, जो तुम्हारा उसका आया था, किसका, प्लेन पोलर का, वही का वही आएगा, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस में आर थीटा डबल डॉट, ठीक है, साथ में थीटा क्या पाएगा, प्लस में z डबल डॉट z क्या पाएगा, इस तरह से। तो लो भाई, ये आ गया तुम्हारे यहां पर एक्सेलरेशन वेक्टर इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या ये चीज यहां पर सभी को अच्छे से समझ में आई है? क्या इसके अंदर किसी को कोई डाउट है? ऑल गुड? सर यस। सर वो आर वेक्टर जो लिखे आप, आर आर के प्लस जेड जेड के, वो कैसे हुआ थोड़ा? मैंने यहाँ पर तुम्हें क्या कहा कि पहले तुम एक 2D प्लेन में मूव करोगे, आर कैप डायरेक्शन में आर डिस्टेंस, तुम्हारे सामने एक बिल्डिंग है, तुम्हें बिल्डिंग के पहले नीचे जाना पड़ेगा, यस और नो? तो आर डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आर कैप डायरेक्शन में, पहुंच गए। उसके बाद फिर तुम्हें 10th फ्लोर के ऊपर जाना है, तो तुम लिफ्ट पकड़ोगे और ऊपर जाओगे। तो यहाँ पर जो ये आर आर कैप है, तुम पहले ग्राउंड फ्लोर के ऊपर चले हो आर डिस्टेंस आर कैप डायरेक्शन में, फिर तुम 10th फ्लोर के लिए तुमने लिफ्ट पकड़ी है, तो जेड हाइट तुम ट्रेवल करोगे जेड कैप डायरेक्शन में। तो ये तुम्हारे पास होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। क्या ये चीज क्लियर है कि पहले तुम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ऐसे मूव हुए, फिर तुमने एक हाइट अटेन की है? ओके, ऑल गुड? तो ये है गाइस तुम्हारे पास यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ इस तरह से, आर थीटा और जेड। तो उसका वेलोसिटी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसका एक्सेलरेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर तुम्हें प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर है तो ये भी काफी इजीली हो जाएगा, ठीक है। और एक बार एग्जाम के अंदर जस्ट ये रिलेशन ही पूछ रखे थे, ठीक है, कि अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिजल्ट फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है। तो एक बार बस ये रिजल्ट्स ही तुमसे पूछ रखे थे, ठीक है। और क्वेश्चन की अगर मैं टाइप की बात करूं तो वो बिल्कुल सेम आएंगे जैसे तुम्हारे प्लेन पोलर के क्वेश्चन अभी हमने पीछे किए ना, तो उसी तरह के क्वेश्चन तुम यहां पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें कुछ रिलेशंस दे रखे होंगे, ठीक है, मे बी तुम्हें आर दे दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तुम्हें थीटा दे दिया जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तुमसे उसकी रेडियल वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालने के लिए बोल दिया जाए, या फिर कंप्लीट वेलोसिटी वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाए, या फिर कंप्लीट एक्सेलरेशन वेक्टर निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है। तो ये चीजें तुम्हें गिवन हो सकती हैं, ठीक है। जस्ट तुम डिफरेंशिएट करते जाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इन एक्सप्रेशन के अंदर वैल्यूज को पुट करते जाओगे और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, तो आज के लिए guys सिर्फ इतना ही रखते हैं हम, ठीक है। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने यहाँ पर सीखा है कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पोजीशन, हमारी वेलोसिटी और हमारे जो एक्सेलरेशन होते हैं वो किस तरह से डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हम गाइस न्यूटन लॉस के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और फिर हम आगे जैसे जाएंगे कोर्स के अंदर, वहां पर हम सर्कुलर मोशन भी डिस्कस करेंगे, जहां पर ये वाली चीजें हमारी दोबारा से यूज होंगी, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे फिर यहाँ पर कंबाइन न्यूटन लॉस की भी और यहाँ की भी, जो मिक्स काइंड ऑफ हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। कोई डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकते हो, नहीं तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।